हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम जानेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए ये है पार्ट 2, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो फिजिक्स है उसमें हमने आपको कहा है कि 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, जिसमें से 50 हमने पार्ट 1 में ही करा दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो वीडियो का लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, ये पार्ट 2 है। अब इसका जो बचा हुआ 50 और इंपॉर्टेंट है उसको देख लेंगे। संपूर्ण किताब से हम बात कर रहे हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जी, अब हम जान लेते हैं। देखिए यहां से अब हमारा 50, मतलब हम कह सकते हैं ऐसे कि ये हमारा 51 क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हमारा हम कह सकते हैं ऐसे कि 51 हमारा प्रश्न है जो क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। कितनी होती है जी उत्तल लेंस की फोकस दूरी? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो याद रखेंगे नीले प्रकाश के लिए अधिक होती है, या हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। तो अदरवाइज आपको पता चल ही गया होगा कि लाल प्रकाश के लिए जो हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, मतलब एफ का जो मान होता है वो क्या होता है जी, अधिक होता है, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। दूसरा हमारा फिर से 52 हमारा क्वेश्चन आता है, यदि सघन माध्यम में अपवर्तन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो उसका अपवर्तनांक कोण होगा। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये कह रहा है कि सघन माध्यम का, ठीक है ना, दो माध्यम होते हैं, इतना बात पता है कि ऊपर एक विरल माध्यम हम ले रहे हैं और नीचे अगर हम सघन माध्यम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब विरल से सघन माध्यम, तो यहाँ पे कह रहा है कि सघन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान जो है वो क्रांति कोण के मान से अधिक है। मतलब एक टॉपिक आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। सॉरी, पूरे तरीके से हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक आप यहाँ पे क्रांति कोण IC होता है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपतन कोण का मान है ना, जो IC का मान है वो क्या होगा, क्रांति कोण के मान के बराबर होगा, ठीक है। मतलब IC का जो मान है वो I का जो मान है ना वो क्रांति कोण IC के मान के बराबर होता है। तो उस समय पे जो कोण बनता है वो याद रखेंगे 90 डिग्री का कोण बनता है। एक आपसे मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा एक टॉपिक पढ़ने के लिए, वो क्या है, क्रांतिक कोण, ठीक है ना। ये आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज कैसे पढ़ सकते हैं ये भी हम बता दे रहे हैं। देखिए ये सभी टॉपिक हमने पहले ही कवर करा दिया है, तो आप यूट्यूब पे लिखिएगा क्रांतिक कोण और फिर से ब्रदर सर, ठीक है ना। इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो एक मिलेगी जिसमें आपको समझ में आएगा कि सघन माध्यम, विरल माध्यम क्या होता है, आपतन कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, सब डिस्कस हमने किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए जी, अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसकी फोकस दूरी जो f है और जो क्या है त्रिज्या, और क्या है त्रिज्या जो r है, उनमें क्या संबंध होता है। तो हम इतनी बात जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं ना। तो r = f/2 ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नीचे अगर आप देख रहे हैं तो f = r/2, ये ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। दिखाई दे ही रहा होगा, अदरवाइज मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला हमारा फिर से क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिकतम और न्यूनतम होता है। मतलब आपसे कह रहा है कि कोई भी प्रिज्म है, ठीक है, सपोज दैट ये एक प्रिज्म है, तो कह रहे हैं कि प्रिज्म से गुजरने वाली जो प्रकाश होती है, यहाँ से प्रिज्म से गुजर रही है, तो प्रकाश का रंग का विचलन अधिकतम किसका होगा और न्यूनतम किसका होगा, ठीक है ना। तो जब हमने प्रिज्म में ये टॉपिक पढ़ाया था तो 7 रंग यहाँ से क्या होती हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो सबसे अधिक जो होता है, हम बताया था बैंगनी रंग का होता है,
ठीक है ना, विचलन कोण और सबसे कम लाल रंग का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे विचलन क्या है, ठीक है। और यदि तरंग दैर्घ्य का आता है तो हम किसका कहते हैं कि लाल रंग का सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का सबसे कम होता है, ठीक है ना। बात समझ गए, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ये हो जाएगा। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग, सबसे कम किसका, लाल रंग का। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप लगाई गई तरह का अपवर्तनांक होगा। देखिए ये जो तंतु वाला है ना, ये लगभग जो प्रकाशिक तंतु है, ये आपका टॉपिक इस बार यूपी बोर्ड से तो फिलहाल हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो यदि अदर बोर्ड के आप स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना, तो आप चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में ये टॉपिक हटा दिया गया है, जो है प्रकाशिक तंतु, ठीक है ना। अदर कोई राजस्थान से होंगे, छत्तीसगढ़ से होंगे, तो अदरवाइज वो अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंतु के पदार्थों को कम, ठीक है ना। ये आप फिलहाल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट ये तैयार नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये मिस्टेक से डाल दिया गया है। चलिए अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रकाशिक तंतु, ये भी आप तैयार नहीं करेंगे, अदरवाइज पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या पता बोर्ड एग्जाम्स के बाद आगे काम आ जाए। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तित रहेगा, ठीक है ना। मतलब एक प्रकाश किरण है, ठीक है ना, वायु से जल में प्रवेश करती है, मतलब प्रकाश किरण है, इधर वायु है और इधर सपोज डेट जल है। तो वायु से जल में यदि प्रवेश कर रही है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा। तो याद रखेंगे, वायु से जल में प्रवेश करेगा तो वायु एक क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है ना, और जल क्या है, एक सघन माध्यम है। तो हम सिंपल सी बात जानते हैं कि जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश का या तरंगों का जो वेग होता है, तो वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब वेग तो बदलेगा परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है जी, आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में आए, आवृत्ति नहीं बदलती है परंतु हाँ वेग का मान बदलता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका जो आवृत्ति वाला होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखिए कि जब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है या तरंगदैर्घ्य कम हो जाता है, आवृत्ति बढ़ जाती है, या ना तो तरंगदैर्घ्य और ना ही आवृत्ति बदलती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी, सिंपल सी बात है, इधर वायु है और इधर क्या है, कांच है, ठीक है। तो जब वायु से कांच में, ठीक है ना, जब वायु से कांच में कोई भी प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो याद रखेंगे कि हमने तो पहले ही बताया क्या नहीं बदलता है, तो केवल जो आवृत्ति होता है ना ये नहीं बदलता है, उसके अलावा जो प्रकाश का जो वेग होता है ये भी बदलता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है ये भी क्या हो जाता है, बदलता है। बदलने का मतलब कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो याद रखेंगे कि जब तरंगदैर्घ्य भी बदलता है, वेग भी बदलता है, परंतु कब, देखिए जब विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया ना, कांच एक सापेक्ष अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम वायु हो जाएगा। तो अगर हम सिंपल से कहें तो यदि कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो उसका वेग का मान भी क्या होता है, वेग का तो मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। वेग का मान क्या हो जाए, वेग का मान भी घटेगा क्योंकि ये सघन माध्यम है, तो वेग का भी मान क्या होता है, घट जाता है, और उसके साथ साथ तरंगदैर्घ्य का भी मान घट जाता है। परंतु ऐसा कहता क्वेश्चन कि जब प्रकाश किरणें कांच से वायु में प्रवेश करती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब एक प्रकाश किरणें वायु से कांच में जा रही हैं तो उसका याद रखेंगे तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वायु से कांच में जाएंगे तो वेग होगा या तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। अब क्या नहीं बदलेगा, जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही गुण का उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु हमने बहुत ही पहले एक टॉपिक ये कराया भी था, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि पतले प्रिज्म के पदार्थों का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तन कोण और विचलन कोण का मान समान हो। मतलब यदि कोई भी पतला सा प्रिज्म है तो उसके पदार्थों का अपवर्तनांक क्या होगा यदि अपवर्तन कोण जो I है और जो विचलन कोण R है, ठीक है ना, जो विचलन कोण है, ठीक है ना, वो दोनों आपस में क्या है, दोनों विचलन कोण जो R है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो उस समय पर याद रखेंगे अपवर्तनांक 2.0 होगा, या हम सिंपल सा 2 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि मतलब यहाँ पे कह रहा है जब एक प्रकाश, ठीक है ना, निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि प्रकाश यहाँ पे कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है निर्वात से पारदर्शी माध्यम का मतलब जैसे कि निर्वात मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे वायु है या कुछ भी नहीं हो तो वो उसको भी हम निर्वात कह सकते हैं। और इधर पारदर्शी माध्यम मतलब जैसे कि वायु भी हम ले सकते हैं और या हम जल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कहीं से कहीं भी प्रकाश गति करे, एक चीज है जो कभी भी नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है, वो क्या है, आवृत्ति है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवृत्ति नहीं बदलता है, ऑप्शन आपका जो बी है सही हो जाएगा। क्या अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना, नो चेंज इसमें रहता है। अगला आता है निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है। मतलब कौन सा रंग का जो प्रकाश का वेग है सबसे अधिक रहता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका वेग जो होगा वो जल में क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है। कौन सी अनुप्रस्थ तरंग की प्राकृतिक मतलब गुणों को दर्शाती हैं। तो वो क्या है, प्रकाश का जो ध्रुवण है ना वो अनुप्रस्थ तरंगों की प्रकृति को दर्शाती हैं। अगला आता है ध्रुवण कोण जो P से हम प्रदर्शित करते हैं, आक्रांति कोण जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, इनके बीच संबंध व्यक्त करता है। तो याद रखेंगे 10P = cosec C, ये इनका क्या है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो आपका ए होगा सही होगा। याद रखेंगे ध्रुवण और जो ध्रुवण अक्रांति कोण के बीच जो संबंध होता है वो 10P = cosec C होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये सभी जो क्वेश्चन है ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम केवल करा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, यदि कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो ये कॉपी पेन लेकर बैठिए और अच्छे तरीके से इस सभी को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है। मतलब प्रकाश जो है इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है, किसके लिए, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति और कैथोड के पदार्थों पर, ठीक है ना, निर्भर करता है, ठीक है। निरोधी विभव जो होता है, कोई भी प्रकाश का इलेक्ट्रॉन है तो उसका निरोधी विभव होता है, वो किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति मतलब आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है और कैथोड पर जो पदार्थ हो, ठीक है ना, कैथोड के जो पदार्थ हैं उस पर निर्भर करता है, ठीक है। ये ऑप्शन आप याद रख लेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट आता है यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, जो संवेग होता है उसका संवेग को हम P से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यदि किसी संवेग, किसी का भी कोई भी कण है, पदार्थ है, उसका संवेग 2 गुना कर देते हैं तो याद रखेंगे इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, आधी हो जाती है। तो जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, एक वैज्ञानिक का ही नाम है, तो वो क्या हो जाती है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आधी हो जाती है यदि संवेग को हम 2 गुना कर देते हैं तो, ठीक है। अगला आता है फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है। तो याद रखेंगे फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का जो सूत्र होता है hv/c² होता है। ठीक है, जहां h प्लांक नियतांक है, v क्या है, v आवृत्ति है और यहाँ पे c क्या है, प्रकाश की चाल है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हम ये कह सकते हैं गामा तरंगे फोटॉन की ऊर्जा है। तो यहाँ पे कह रहा है hc/ गामा, ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए यहीं से देख लेते हैं। अगला आता है जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। तो वो कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा, तो वो परावैगनीय प्रकाश होता है। अब यहाँ पे कह रहा होगा विकिरण, तो देखिए विकिरण कहे, तरंग कहे, किरण कहे, ये सभी बातें एक ही होती हैं जी। ठीक है ना, तो वही कहा जा रहा है कि जस्ते का कोई भी सतह है, ठीक है ना, जस्ता का कोई भी एक सतह है, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, मान लेते हैं इस जस्ते के सतह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। उत्सर्जित मतलब होता है निकलना। तो उत्सर्जित हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। तो कौन सा विकिरण अत्यधिक, कौन सा किरण है जो अत्यधिक प्रभावी होता है, तो परावैगनी जो किरण होता है अत्यधिक प्रभावी होता है। ठीक है ना। अगला आता है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, तो न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाली कण कौन सा है। तो याद रखेंगे जो अल्फा कण है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित कणों में से निम्नलिखित कणों का एक ही वेग से गतिमान है, तो न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाली कणों का क्या होगा, कौन सा कण होगा। तो याद रखेंगे अल्फा जो कण होता है ये आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगला हमारा आता है हाइड्रोजन परमाणु की भूतल अवस्था में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो n=3 ऊर्जा सतह में इसकी ऊर्जा होगी। तो याद रखेंगे इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में आयनित करने वाले आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी, तो ये कितना होगा जी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है। एक हाइड्रोजन परमाणु में आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी चाहिए, कम से कम ऊर्जा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, तो हाइड्रोजन जो परमाणु है उसकी आयनन ऊर्जा का भी मान कितना होता है जी, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षा, मतलब ऊपर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग में अंतर किस प्रकार होगा। तो याद रखेंगे उनका जो अंतर होगा वो किस प्रकार होगा, तो h/2π होता है। ठीक है, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है, 2π क्या है, एक नियतांक है, पाई का तो मान पता ही है, 22/7 या 3.14 होता है, 3.14। ठीक है, या 22/7। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होती हैं। तो वो किस बल के कारण, तो जो कूलाम बल के कारण प्रकीर्णित होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाषाण श्रेणी के वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो न्यूनतम जो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो वो याद रखेंगे 9/r होता है। ये एक वैल्यू होता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है, तो कितना होता है कोणीय संवेग, 2.1 × 10⁻34 जूल होता है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला कह रहे एक AMU
का तुल्य ऊर्जा होगा, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास यूनिट का अगर हिंदी हम कहें तो परमाणुविक द्रव्यमान इकाई हम कह सकते हैं, ठीक है ना। पर एक परमाणुविक द्रव्यमान इकाई जो है उसका तुल्य ऊर्जा कितना होगा, तो याद रखेंगे कि 913 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन उसका जो बंधन ऊर्जा कितना होता है जी, तो वो 0 होता है, याद रखेंगे। हाइड्रोजन जो नाभिक है उसका बंधन ऊर्जा कितना होता है जी, 0 होता है। किसकी, हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। अगला कह रहा है दिए गए नाभिकीय अभिक्रिया में X प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कार्बन 611 है और यहाँ पे क्या है 5B11 है, अब B1B0 है, यहाँ पे X है। तो यहाँ पे जो X किसका प्रदर्शित करता है, तो सिंपल से याद रखेंगे जो भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन होता है न्यूट्रिनो, ठीक है ना, इसको प्रदर्शित करता है, ठीक है, न्यूट्रिनो, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको आप याद रख लेंगे। ये इसमें थोड़ा सा एक चैप्टर है आपका, ठीक है ना, फिजिक्स में जो है परमाणु और एक है जो नाभिक, ठीक है ना, ये उसी का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है 84 जो PO है, ठीक है, 218 नाभिक में न्यूट्रॉनों मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो 134 होती है। ऑप्शन आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे कह रहे हैं सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन है। ये तो हमने जब नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन यदि ना हो तो सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलती है, जो ऊर्जा हमें मिलती है वो नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। अर्धचालक में जो विद्युत चालन होता है वो क्या होता है, कोटर और इलेक्ट्रॉनों से होता है। सिंपल सी बात है, हमने पीएन संधि डायोड जब पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था ना कि पी भाग में क्या होता है, कोटर होता है और एन भाग में इलेक्ट्रॉन होता है। और इनके दोनों के चालन के कारण मतलब एक दूसरे से ये जो अवक्षेप परत है इसको तोड़ देते हैं, तो चालन के कारण ही क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या जो अर्धचालक है वो एक चालक के भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि चालन और संयोजी बेंडों की ऊर्जा अंतर है। तो ऊर्जा अंतर क्या होता है, चालक का न्यूनतम होता है, चालकों में न्यूनतम होता है, ये बात आप याद रखेंगे। चालन और संयोजी बेंड जो होता है, हमने 3 ही ना आपको बेंड पढ़ाया था जी, हमने तो आपको 3 बेंड पढ़ाया था, पता नहीं याद भी होगा या नहीं। ऊर्जा बेंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर, तो हमने क्या बताया था, चालन वर्जित अंतराल या वर्जित बेंड, ये चालन बेंड, और ये क्या है, संयोजी बेंड, ये सब हमने करा दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चालन और संयोजी बेंड का ऊर्जा अंतर, चालन और संयोजी बेंड का ऊर्जा अंतर कितना होता है, तो कह रहा है कि चालकों में क्या होता है, न्यूनतम होता है, कम होता है। तो ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला आता है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, तो वो क्या होता है, विद्युत रोधीय होता है, ठीक है, विद्युत रोधीय मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अगला कह रहा है अर्धचालक और चालकों की चालकता, ठीक है, अर्धचालक है और जो चालकों की चालकता होती है वो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है और चालकों की घटती है। अर्धचालक की तो चालकता बढ़ेगी परंतु चालकों की चालकता क्या होती है, घटती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्यों, जैसे आप देखते होंगे घरों में क्या होती है, बिजली का जो फ्लो होता है, प्रवाहित होती है, बल्ब जलता रहता है, ठीक है, तो अदरवाइज बहुत समय तक अगर बिजली ना कटे, विद्युत का ऐसे ही प्रवाह होता रहे, तो वो क्या होता है, जो तार होती है वो गर्म हो जाते हैं। तो जब गर्म होंगे ना तो विद्युत धारा जो क्या होगा, कभी हाफ या फुल लाइट होता जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है कि हमने यहाँ पे क्या रहना कि ताप बढ़ाएंगे ना तो अर्धचालक की तो चालकता बढ़ जाएगी, पर चालक जो है, जो हमारा तार जो केबल होता है वो घट जाती है, चालकता घट जाती है, मतलब उसमें उतने अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है जितना पहले हो रहा था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे कार्य करता है, प्रतिरोध कार्य करता है। तो ये सब बेसिक जब नॉलेज रहेगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा।
अदरवाइज इतना याद रखेंगे, अर्धचालक और चालकों की चालकता, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है परंतु चालकों की चालकता क्या होती है, घटती है। अगला आता है हमारा यहाँ पर कि पी टाइप अर्धचालक होता है। तो पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, धनावेशित ही न होता है। ऐसे हमने इतना बात आपको पता होगा तो हमने पढ़ाया था। तो यहाँ पे हमने ये पी भाग है, ये एन भाग है, तो इसमें पी भाग में कोटर होता है और एन भाग में इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने बताया था कि जो पी भाग है और उसमें जो कोटर है ये धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो पी टाइप अर्धचालक धनावेशित होता है। पी टाइप अर्धचालक क्या है, धनावेशित है, तो वही तो टिक किया जा रहा है यहाँ पे। अगला हमारा कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन के कारण है। विद्युत चालन के कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ही तो है। यहाँ पे एन टाइप, अभी ना हमने बताया कि जो एन टाइप है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो वही कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण है, तो वो इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो ऑप्शन आपका ए होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। कोटर जैसे हम छिद्र के नाम से भी जानते हैं, तो कोटर अधिकांश आवेश वाहक होते हैं। तो किसमें, पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं उसी में तो सबसे अधिक कोटर होते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अच्छा से वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखेंगे जो कोटर होता है, अरे भैया हमने सब कुछ आपको बताया हुआ है। जो कोटर होता है, तो कोटर किस में होता है, तो पी भाग में ही तो कोटर होता है ना। तो वही कहा जा रहा है कि पी टाइप जो अर्धचालक होता है उसमें कोटर क्या होता है, अधिकांश आवेश वाहक होते हैं, मतलब अधिकांश मात्रा में होते हैं। अगला आता है कि पी टाइप अर्धचालक में बनाने के लिए, मतलब पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम को मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। तो जो एल्युमिनियम है उसको मिलाया जाता है, किसमें, जो आपका शुद्ध जर्मेनियम है ना उसमें मिलाया जाता है, तब जाकर क्या बनता है, पी टाइप अर्धचालक बनता है, जिसमें क्या होता है, कोटर होते हैं, मतलब धनावेश होते हैं। अगला कह रहा है कि पीएन संधि डायोड का अवक्षेप परत होता है। तो पीएन संधि डायोड का अवक्षेप परत ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर, मतलब पीएन संधि डायोड का जो अवक्षेप परत होता है, अब ये सब हमने बताया हुआ है। ये बीच का ये जो हिस्सा है ना, इसी को हम कहते हैं अवक्षेप परत, अवक्षेप परत, ठीक है। इतना बात पता है, पीएन संधि डायोड पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था। तो ना तो अवक्षेप परत में होता है, क्या होता है, ना इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर। अगला हमारा कह रहा है कि अर्धचालक में संयोजकता बेंड और चालन बेंड, ठीक है ना, के बीच का ऊर्जा अंतराल, यहां पे याद रखेंगे संयोजी बेंड होगा, ठीक है ना, ये संयोजकता नहीं, संयोजी बेंड, ठीक है ना। तो अर्धचालक में संयोजी बेंड और चालन बेंड के बीच ऊर्जा अंतर लगभग होता है। तो याद रखेंगे उनके बीच का ऊर्जा अंतर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, संयोजी बेंड और किसके, चालन बेंडों के बीच, ठीक है। तो ऊपर ये क्या है, चालन बेंड होता है और नीचे क्या होता है, संयोजी बेंड होता है। इतना हमने बताया था। इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना, यही बात कहा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो, डी जो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहे हैं एक आदर्श पी एन संधि के अग्र अभिनति बायस और पश्च अभिनति बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होगा। तो याद रखेंगे अग्र अभिनत में, देखिए यहां पे एक बात आप याद रखेंगे कि एक जो आदर्श पीएन संधि होता है वो अग्र अभिनत बायस में, ठीक है ना, जो अग्र अभिनत बायस में क्या होता है, अग्र अभिनत बायस में तो वो 0 होता है, परंतु पश्च अभिनत बायस में क्या होता है, इन्फिनाइट मतलब अनंत होता है, ठीक है। कौन, जो आपका प्रतिरोध होता है वो, ठीक है। तो ये शून्य होगा और अनंत हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हम इतनी बात जानते हैं बेसिक कि अग्र अभिनत में क्या होता है, विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा, ये हमने पढ़ाया था। तो विद्युत धारा अग्र अभिनत में प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा तभी प्रवाहित हो रही है जब प्रतिरोध 0 है, तभी तो प्रवाहित हो रही है ना। अब पश्च अभिनत में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है,
जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित ही नहीं होती है, इसका मतलब प्रतिरोध यहाँ पे बहुत ही अधिक है, तभी तो प्रवाहित नहीं हो रही है ना विद्युत धारा। तो वही उसीलिए कहा जा रहा है कि अग्रदिशिक बायस अपश्य दिशिक बायस का दशा में प्रतिरोध क्रमशः होता है। तो क्रमशः मतलब अग्र अभिनत बायस में प्रतिरोध शून्य होता है, अपश्य अभिनत बायस में प्रतिरोध अनंत होता है। ऑप्शन आपका सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब जिनको नहीं पता कि अग्रदिशिक बायस पश्य दिशिक बायस, ये हमने पढ़ा दिया है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला कह रहा है पी टाइप के अर्धचालकों में आवेशवाहक होते हैं। तो पी टाइप अर्धचालकों में आवेशवाहक क्या होते हैं? विवर होते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए एक डिस्टकारी की तरह, जो पीएन संधि डायोड होता है वो किस तरीके से डिस्टकारी की तरह क्या होता है? उपयोग होता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से, मतलब निम्न में से कौन सा द्वार सार्वजनिक तर्क द्वारा है? तो जो नोड है ना ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए। अगला आता है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, ठीक है। तो तापमान गुणांक का जो मान होगा वो शून्य हो जाएगा, किसके लिए? अर्धचालक की बात हो रही है। अगला कह रहा है कि एक AMU बराबर होता है। तो एक AMU बराबर जो होता है 1.6 × 10⁻27 kg, मतलब यहाँ पे किलोग्राम में दिया गया है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है वो इतना kg होता है। तो ये हमारा अब यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम लगभग 50 टॉपिक पर डिस्कस हमने कर लिया है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया हुआ है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है वो कंप्लीट हो रहा है, जल्दी आपको केमिस्ट्री का भी मिलेगा। अदरवाइज यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं केमिस्ट्री का एक ही वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दूंगा, संपूर्ण आपकी जो बुक है उससे। तो जैसा आप कमेंट करेंगे वैसे हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। जल्दी आपको IPSC नामांकन पर भी वीडियो आज मिल जाएंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। 50 ऑब्जेक्टिव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर अपनी स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए आप क्लिक कीजिए। और इससे पहले ये तो पार्ट 2 है ना, पार्ट 1 को आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो कल मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।